हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। हम लोग देख रहे हैं एमपीएडीपीयू के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन सीरीज चल रही है। तो पहला क्वेश्चन है यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क को आप जानते होंगे, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। भारत आता है दक्षिण एशियाई देशों में। जैसे कि कंटिनेंट होते हैं, महाद्वीप आप जानते हैं, जितने भी हैं वो अभी बात नहीं कर रहे हैं, महाद्वीप होते हैं। तो ये सब एशिया में आता है भारत। एशिया में भी अब उन्होंने डिवाइड कर दिया है पढ़ने के लिए या जियो पॉलिटिकल रूप में। तो भारत जो हिस्सा है वो दक्षिण एशिया का है। दक्षिण एशिया में और भी देश आते हैं। तो दक्षिण एशियाई देशों ने मिलकर एक वो बनाया था एसोसिएशन, या आप ग्रुप भी कह सकते हैं, तो सार्क। अब सार्क में कौन कौन से देश हैं, और सार्क अभी न्यूज़ में था इसलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। अब ऑप्शन देखते हैं, मालदीव है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है और नेपाल है। तो देखिए, मालदीव सार्क का हिस्सा है यानी दक्षिण एशिया में आता है। अफगानिस्तान को दक्षिण एशिया में गिनते हैं और इसे साथ ही साथ इसे सेंट्रल एशियन में भी कहीं कहीं आ जाता है। म्यांमार आता है आसियान देशों में हिस्सा है। नेपाल भी सार्क का हिस्सा है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो पहले देख लेते हैं राइट आंसर, म्यांमार है। म्यांमार जो सार्क का हिस्सा नहीं है। म्यांमार काय का हिस्सा है, एशियन का। आसियान आपने सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 देश आते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के, जैसे जी वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनोई है, ये सब इस टाइप के देश आते हैं। तो म्यांमार इसमें आता है। तो सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, मालदीव है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भारत है, भूटान है, ये सब इस टाइप के देश आते हैं सार्क में। तो अब देख लेते हैं इनमें क्या न्यूज़ में। अफगानिस्तान को देख लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया है। अफगानिस्तान की संसद का नाम पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन देवी शक्ति, वो पूछा जा सकता है। सहतूत बांध किस देश में है, अफगानिस्तान में है, वह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मालदीव, तो मालदीव एक द्वीपीय देश है। इसके अलावा मालदीव के गृह मंत्री थे या जो भी थे मालदीव के थे, आप इतना याद रखिए, उन्हें संयुक्त राष्ट्र की इस बार की महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था, अब्दुल्ला शाहिद को। तो वो अध्यक्ष थे, किस देश के थे, क्वेश्चन बन जाएगा, मालदीव के थे। अफगानिस्तान को देख ही लिया है। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और म्यांमार से मतलब भारत सीमा साझा करता है। ये एशियन का मेंबर है यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशिया देशों में आता है। इसके अलावा म्यांमार को भारत ने एक पनडुब्बी दी थी, INS सिंधुवीर, इसलिए चर्चा में है। एक तूफान आया था तोकाते, आपने देखा होगा, इसने काफ़ी तबाही मचाई थी अरब सागर में। तो उसका जो नामकरण किया था वो म्यांमार देश नहीं किया था। आंग सान सू की का संबंध म्यांमार से है। अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की संसद का नाम पूछा जा सकता है। नेपाल के से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लिपुलेख, लिम्पियाधुरा जो अभी, या काला पानी, इनका संबंध किस राज्य से है, क्योंकि ये भारत नेपाल के बीच चर्चा में थे, तो इनका संबंध उत्तराखंड से, यह क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। बाकी वो नेपाल इंडिया से रिलेटेड है। तो क्या था क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो म्यांमार सदस्य नहीं है, बाकी ये देश देख लीजिए, मालदीव है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान, भारत, ये सब सार्क का हिस्सा है। सार्क में इसलिए न्यूज़ में था, यहाँ पर अभी कोविड-19 आया था तो इमरजेंसी फंड बना था एक, उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन किया था, और शायद पाकिस्तान ने जो भी इसे वो उसमें आपत्ति जताई थी, जो भी है, तो इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घटनाक्रम को व्यवस्थित करें, यानी पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया। देखिए, एमपीएडीपीयू में सीट्स कम है। अब हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो थोड़े अच्छे लेवल यानी हार्ड लेवल के देखेंगे, क्योंकि सीट्स कम है तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा बढ़ सकता है। तो काकोरी कांड है, बारदौली सत्याग्रह है, चटगांव सरकारी शस्त्रागार लूट है, या नौजवान सभा की स्थापना है। तो इन्हें आपको जमाना है पहले कौन सा हुआ। तो आपको याद होना चाहिए कि काकोरी कांड कब हुआ, और अभी काकोरी कांड न्यूज़ में था, इसका नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। तो काकोरी कांड कब हुआ, जैसे 1925 में हुआ, बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ, और चटगांव सरकारी शस्त्रागार लूट 1930 में हुई। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई, 1926 में। नौजवान सभा की स्थापना शायद क्लियर नहीं है, भगत सिंह ने की थी। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन इस टाइप के भी बन सकता है कि मतलब जो काकोरी कांड या आप काकोरी ट्रेन एक्शन का है, इसमें कौन कौन संबंधित था। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको डेट याद होनी चाहिए। तो आप इन्हें जमा लीजिए। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ, 1925 में। बारदौली सत्याग्रह 1928 में। चटगांव सरकारी शस्त्रागार लूट 1930 में। नौजवान सभा की स्थापना 1926 के आसपास। तो 1925, 28, 30 और 26 आप जमा लीजिए इन्हें, पहले कौन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी के चेयरमैन कौन है। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके जो चेयरमैन हैं आदर्श कुमार गोयल हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2010 में हुई थी।
स्मार्ट सिटी में निम्न में कौन सा शहर नहीं है? स्मार्ट सिटी में कौन सा शहर नहीं है? तो भोपाल है, खजुराहो है, सतना है, सागर है। 4 में से बताना कौन सा शहर नहीं है। तो स्मार्ट सिटी में भोपाल भी है, सतना भी है, सागर भी है। सासे सतना, सासे सागर दोनों हैं। सतना है, सागर है, भोपाल है। खजुराहो नहीं है, खजुराहो स्मार्ट सिटी में नहीं है। और खजुराहो छतरपुर जिले में आता है, बाकी सब खुद जिला है। भोपाल खुद जिला है एक, और सतना भी जिला है, सागर भी जिला है। खजुराहो जिला भी नहीं है, खजुराहो आता है छतरपुर जिले में। और खजुराहो है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन कौन सी? खजुराहो है, और सांची का स्तूप भी है, और भीमबेटका की गुफाएं भी हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुल ऊर्जा उपभोग का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से पूरा होता है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, दूसरा है पेट्रोलियम पदार्थ, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा, और चौथा है कोयला। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल ऊर्जा उपभोग का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से पूरा होता है? तो यह होता है कोयला से। कोयला न्यूज़ में था, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट आंसर कोयला है। भारत के कुल ऊर्जा उपभोग का सर्वाधिक भाग जो होता है कोयला से मतलब पूर्ण करता है। भारत को कोयला आयात भी करता है। भारत दुनिया में कोयला उत्पादन में शायद दूसरे स्थान पर है, फिर भी भारत आयात करता है। पहले पे कौन है? चीन है, और दूसरे पे भारत है कोयला उत्पादन के मामले में। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15 फाइनेंस कमीशन न्यूज़ में था, इसके जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में। आपको और बातें याद रखनी चाहिए, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया। प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट भी पूछा जा सकता है, और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल भी पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आया था 1975 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि टाइगर से बात आई तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहीं पर हैं, तो वो मध्य प्रदेश में 526 हैं। मध्य प्रदेश को इसीलिए टाइगर स्टेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। इससे पहले कर्नाटक में हो गए थे अभी बीच में, कर्नाटक अब सेकंड पर आ गया है, मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर के अलावा सबसे ज़्यादा तेंदुए भी हैं। तेंदुए के इंग्लिश में लीपर्ड कहते हैं। तो इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी हैं। नेशनल पार्क आप समझ रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा वनों को क्षेत्रफल के आधार में सबसे ज़्यादा वन भी मध्य प्रदेश में है। सगोना के सबसे ज़्यादा वृक्ष भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो टोटल 52 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। इसके अलावा प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन में है उज्जैन, पचमढ़ी, ओमकारेश्वर या बैतूल। तो इसका राइट आंसर है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर आता है खंडवा जिले में। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर हैं? ओमकारेश्वर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमकारेश्वर कहाँ किस जिले में आता है? तो खंडवा में आता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है कटीले वन, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है पर्वतीय वन, बिल्कुल नहीं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और चौथा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो पत्ते गिराते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, यानी भूमध्य रेखा के आसपास, यानी इंग्लिश में बोले तो इक्वेटर के आसपास। जैसे आपने देखा होगा ब्राज़ील में अमेजन नदी है, तो उसके वो वन पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं सदाबहार वन। हमेशा सदाबहार रहते हैं, अपने यहाँ ऐसा थोड़ी होता है। तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो मैक्सिमम एरिया में पूछे गए हैं, तो यही ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व में चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ? तो 1980 में चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ। कोरोना वायरस के कारण इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि वायरस या बैक्टीरिया से रिलेटेड। इसके अलावा कोरोना के क्वेश्चन आप अच्छे से करिए, कोविड-19 के फुल फॉर्म वगैरह आप समझ लीजिए, सार्स का फुल फॉर्म, मार्स का फुल फॉर्म, इस टाइप से आपको यह चीज़ें जाननी चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नवीन निवाड़ी जिले की तहसील के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया? मतलब इनमें से कौन निवाड़ी जिले की तहसील में नहीं है? निवाड़ी, ओरछा, पृथ्वीपुर या जतारा। निवाड़ी खुद जिला है, तहसील है। ओरछा भी है इसमें, पृथ्वीपुर भी है, जतारा नहीं है। जतारा नहीं है, तो निवाड़ी जिले में निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर है, 3 तहसीलें। जतारा नहीं है, तो पूछा गया कौन नहीं है, तो जतारा इसका राइट आंसर होगा। ओरछा तो आप जानते ही हैं, पृथ्वीपुर और निवाड़ी। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं, तो वो यूसेन बोल्ट हैं, माइकल फेलिप्स हैं, मार्क स्पीच हैं। राइट आंसर है माइकल फेलिप्स। ये तैराक थे, मशहूर तैराक थे, और इन्होंने एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते। तो ओलंपिक से क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं, कोरोना वायरस से ही बन सकते हैं।
साहित्य का नोबेल 2021 किसे दिया गया? साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। जो नोबेल प्राइज़ है वो 6 फील्ड यानी 6 विभागों में दिया जाता है, जैसे कि फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है यानी शांति में, और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। तो ये आप पढ़ लीजिए, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची का स्तूप आता है रायसेन जिले में और इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और स्तूप है, कौन सा? भरत स्तूप। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, कई बार बताया है, आप लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? भरत स्तूप। यह स्तूप संबंधित है शुंग वंश से। शुंग वंश आ गया तो आप ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं इनमें शुंग वंश से क्वेश्चन बनते हैं, और भरत स्तूप का संबंध शुंग वंश से है। पुष्यमित्र शुंग वंश का एक शासक था। और इसके अलावा आपने सुना होगा अग्निमित्र, तो वो भी शुंग वंश का शासक था। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख, एरण है कहाँ पहले तो यही जान लीजिए। एरण आता है बीना में। बीना कहाँ आता है? सागर जिले में। तो एरण अगर पूछें जिला कहाँ पर है, एरण किस जिले में आता है? तो सागर जिले में। किसके पास है? तो बीना के पास है। तो एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। एरण महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? एरण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सती प्रथा का दुनिया में, मतलब भारत में ही मान लीजिए आप, सती प्रथा का पहला उल्लेख मिला था वो एरण में ही मिला था, और वो गुप्त शासकों से संबंधित था। गुप्त में भी भानुगुप्त से संबंधित था। एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पर उपलब्ध है? यह है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में हमें पहली बार पता चलता है कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे। प्राचीन जनपद चेदी का संबंध मुख्यतः कहाँ से है? प्राचीन जनपद चेदी का संबंध मुख्यतः खजुराहो से है। चंदेल वंश का संबंध भी खजुराहो से है। अशोक के शिलालेख किस जिले में मिले हैं? अशोक के शिलालेख मिले हैं दतिया जिले में। तो अशोक के शिलालेख किस जिले में मिले हैं? दतिया जिले में। अशोक मौर्य वंश का एक शासक था और अशोक के शिलालेख दतिया जिले में मिले हैं। दतिया से क्वेश्चन बनता है पीताम्बरा पीठ किस जिले में है? तो पीताम्बरा पीठ एक शक्तिपीठ है, देश और विदेश में काफ़ी विख्यात है, और यह दतिया जिले में आता है। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र कहाँ का शासक था? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था वो अग्निमित्र था। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम अग्निमित्र था, वो विदिशा का शासक था। तो और एक और मैंने आपको बताया था भरत स्तूप से किस शासक का संबंध है? तो पुष्यमित्र शुंग से। आप सीधा याद रखिए शुंग से संबंधित है। मौर्य से कौन सा? सांची का स्तूप संबंधित है। अग्निमित्र कहाँ का शासक था? विदिशा का। एक आपने सुनी होगी पुस्तक मालवी का अग्निमित्रम, ठीक है, तो अग्निमित्र विदिशा का शासक था। विदिशा से आप ध्यान रखिए, विदिशा आ गया है। तो उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में है? मैंने आपको बताया था विदिशा में है। और विदिशा चना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश में, मतलब सबसे ज़्यादा चना उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो विदिशा है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ भी विदिशा जिले में है। किस राजा की दरबार से संगीतज्ञ तानसेन को मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बुला लिया था? तो तानसेन को मुगल सम्राट अकबर ने किस शासक के दरबार से बुला लिया था? तो यह थे बघेल वंश के राजा रामचंद्र के दरबार से सम्राट अकबर ने बुला लिया था। इसके अलावा तानसेन पुरस्कार से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं। अपन मावठ कहते हैं ना कि मावठ इस बार गिरी नहीं है, इस बार अच्छी मावठ गिरने की आशंका है। आपने सुना होगा यह शब्द मावठ। तो यह बरसात किस फसल के लिए लाभकारी होती है? मावठ मतलब जो गिरती है किस फसल के लिए लाभकारी होती है? या आपने देखा होगा गेहूँ वगैरह की फसल के लिए लाभकारी होती है, ठंडों के टाइम में गिरती है। तो रबी की फसल के लिए यह लाभकारी होती है। 2 प्रकार की फसल होती हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। क्वेश्चन यह भी बनता है, कई बार बना है कि रबी की फसल कौन कौन सी हैं या खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं। तो रबी में ये आ जाता है चना है, जैसे मसूर है, गेहूं है, ये सब आ जाते हैं रबी की फसल में। खरीफ की में जैसे उड़दा है या सोयाबीन है, ये सब आ जाते हैं आपकी खरीफ की फसल में। तो यह क्वेश्चन बनता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु को क्या कहते हैं? और प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है, वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है और शीत ऋतु को सिथाला कहा जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा, शीत ऋतु को सिथाला कहते हैं। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? इंदौर में है। इंदौर को मिनी मुंबई कहते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, देश की मिनी मुंबई कहते हैं। इंदौर को लगातार चौथी बार स्वच्छ शहर में वो दर्जा भी मिला था इसका। इसके अलावा MPPSC का जो हेडक्वार्टर है, जो आपका ADPU एग्जाम करवाता है, उसका हेडक्वार्टर इंदौर में ही है।
इस नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है तथा यह नदी गुजरात के में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा की भांति यह पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बहती है। पूर्णा नदी इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का नाम बताइए। मतलब जो नदी है आपसे पूछी गई है, इसका बैतूल जिले से उद्गम हो रहा है, गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिर रही है। नर्मदा की भांति यह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। पूर्णा इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अब इस नदी का हमें नाम बताना है, तो आप दो बातें याद रखिए। मैंने आपको बताया था नर्मदा और ताप्ती दोनों किस दिशा की ओर बहती हैं, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। देख लीजिए, ये सेंटर पॉइंट है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये पूरब है, पश्चिम है, तो इस दिशा की ओर इस डायरेक्शन में ये नदी बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती। पूर्णा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ताप्ती। तो इसका राइट आंसर है ताप्ती नदी। जोहिला और रेहंद किस नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं, तो जोहिला और रेहंद है सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। तो देखो, सोन, नर्मदा और जोहिला एक जगह से निकलती हैं, ये सेंटर पॉइंट है। सोन नर्मदा इस साइड जाती है बाकी, और सोन और जोहिला इस साइड ऊपर जाते हैं। और सोन नदी मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो डायरेक्ट गंगा में जा रही है। बाकी आप कोई भी नदी देख लें डायरेक्ट गंगा में नहीं जा रही, जैसे कि बेतवा है, चंबल है, बेतवा यमुना में जा रही है, चंबल यमुना में जा रही है। इसके अलावा कोई भी नदी ऐसी डायरेक्ट नहीं है जो मध्य प्रदेश से निकल कर सीधी गंगा में जा रही है। तो सोन नदी डायरेक्ट जा रही है उत्तर की ओर। पहले पटना में मिल जाती थी, अब शायद उसके पहले दिशा बदल दी है, पटना के पहले ये बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, और फिर गंगा में चली जाती है। सोन नदी को सोनभद्र भी कहा जाता है, और ऐसे मतलब ऐसे इसके साथ बालू है जो इसका मतलब वो रेत का वो पीला कलर का होता है, इसलिए इसका नाम सोन पड़ा है, ऐसा बोला जाता है। बैनगंगा नदी किस दिशा की ओर बहती है और यह किसकी सहायक नदी है? बैनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है और यह गोदावरी की सहायक नदी है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो ज़्यादातर नदी है वो उत्तर की ओर जाती हैं, उत्तर प्रदेश बिहार साइड, लेकिन कुछ नदी हैं जो पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर जाती हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदी से दक्षिण की ओर। तो देखिए, जैसे माही नदी है, ये नर्मदा है, ताप्ती है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा गोदावरी, इसके बैनगंगा नदी से क्वेश्चन बनते हैं। तो दक्षिण की ओर बहती है बैनगंगा नदी और यह गोदावरी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, क्योंकि मध्य प्रदेश से ज़्यादातर नदी निकलती हैं, अन्य राज्यों में जाती हैं, इसलिए मायका कहते हैं नदियों का मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट इसलिए कहते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे? तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। देखिए, डेज तो आप एक दिन पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको बता दिया था। तो वेटलैंड कहते हैं इंग्लिश में आर्द्र भूमि को। मध्य प्रदेश में है क्या कोई वेटलैंड? हाँ, तो मध्य प्रदेश में एक वेटलैंड है, भोज वेटलैंड। कहाँ पर है? भोपाल में है, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी पूरे भारत में कितने वेटलैंड हैं? 46 वेटलैंड है। रामसर कन्वेंशन हुआ था एक 1973 में, आपको याद नहीं रखना है, बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उस पर क्राइटेरिया पर ये वेटलैंड बनते हैं। मांडू महोत्सव, नमस्ते ओरछा महोत्सव और मकई महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? मांडू महोत्सव, नमस्ते ओरछा महोत्सव और मकई महोत्सव ये मध्य प्रदेश में आयोजित होते हैं। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। मेरी संसद यात्रा किसकी रचना है? मेरी संसद यात्रा रचना है अटल बिहारी वाजपेयी की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, 3 बार यह प्रधानमंत्री बने। इन्हें 2019 इन्हें एक बार भारत रत्न भी दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को। ग्वालियर जिले से यह संबंध थे। आपने एक सुरंग सुनी होगी, रोहतांग टनल या रोहतांग सुरंग, उसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। तो मेरी संसद यात्रा इनकी रचना है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यंग्यकार थे, मतलब पूरे भारत के प्रमुख व्यंग्यकार थे। इनका संबंध मध्य प्रदेश से था, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले से। माखनलाल चतुर्वेदी भी होशंगाबाद जिले से थे, हरिशंकर परसाई भी होशंगाबाद जिले से थे। इनके काफ़ी व्यंग्य हैं जो काफ़ी फेमस हैं। और विकलांग श्रद्धा का दौर, हंसते हैं रोते हैं, सब इनकी रचना है। क्वेश्चन बनता है हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। एक और इनकी रचना मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, भूत के पांव पीछे, वो भी हरिशंकर परसाई की रचना है। मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन से हैं? तो यह रटना नहीं है, मैप से कर लीजिए आप। यहाँ पे देख लेते हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिले। तो एक मिनट, देखो सबसे पश्चिम में कौन सा लग रहा है? सिंगरौली है ना, यहाँ पर मुरैना होगा, ये यहाँ पर अलीराजपुर होगा, यहाँ पर ये बुरहानपुर है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया नहीं है, तो एक वीडियो मैप बेस्ड आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैप से है। कर्क रेखा से मध्य प्रदेश के कितने जिलों से और कौन कौन से जिलों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है, तो आप याद कर लेंगे, लेकिन कौन कौन से हैं ये आपको मैप पर देखना पड़ेगा, रटना नहीं है आपको, मैप पर देखकर आपको आइडिया लगेगा। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं करवाए हैं, एक वीडियो में आपको करवा दिए जाएंगे। तो मैप की क्लास होनी है, करंट अफेयर्स की एक क्लास होनी है जिसमें
100 से 200 क्वेश्चन हो सकते हैं। करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा रिवीजन क्लास भी नहीं हुई एमपी जीके की, तो वो भी हो जाएगी। अभी जो रिवीजन चल रही है लेक्चर सीरीज चल रही है। बाकी एक में जो भी हमने पढ़ा है एमपी से रिलेटेड उसका रिवीजन होना है। करंट अफेयर्स में जो भी पढ़ चुके हैं, जो नया करंट अफेयर्स आया उसका रिवीजन होना है। और मैप क्लास नहीं हुई है। मैप क्लास से आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे कि नदियाँ निकलती हैं किस दिशा की ओर जा रही हैं, या कौन से जिला है, या आप मैप में ही पढ़ेंगे सब कुछ। जो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं या आप मैप में पढ़ेंगे। मेले वगैरह, त्यौहार वगैरह कहाँ के फेमस हैं, बुंदेलखंड कहाँ है, ये सब मैप वाली क्लास अभी नहीं हुई है। करंट अफेयर्स की क्लास होनी है, रिवीजन क्लास होनी है। लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको कमेंट में बताना है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आप अगर वीडियो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो यह वीडियो हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।